नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केमिस्ट्री की शुरुआत किस प्रकार से करें। एटम के बारे में देखा था। एटम में जो तीन मुख्य कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनों को जब भरते हैं तो किस प्रकार से भरते हैं। 2n² के आधार वाले नियम भी देखा था। आइए एक बार और देख लेते हैं। हमने देखा था कि कोई भी पदार्थ होता है, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी चीज़ हो, तो उनमें हमने देखा था एक कोई पार्टिकल निकाल लिया जाए। जैसे धूल होती है, धूल का एक कण निकाल लिया जाए। उस कण को निकाल लेते हैं तो उसमें बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, देखिए। और इन पार्टिकल में से एक छोटा सा पार्टिकल निकाल लेते हैं। उसको भी यदि देखें तो वो भी कई पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और इन पार्टिकलों में से फिर एक सबसे छोटा निकाल लेते हैं। ऐसा इस प्रकार से अपन निकालते जाते हैं। तो मान लो एक पार्टिकल बहुत छोटा मिलता है जो सिर्फ 2 पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका भी एक निकाल लेते हैं। अब ये बहुत छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, बहुत छोटा पार्टिकल हो गया है। तो जो ये छोटा पार्टिकल कहलाता है, इसी पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने 1808 में इसको कहा था एटम। एटम क्यों कहा था? इसका नाम पड़ा था ए और टम से। ए यानी होता है कैन नॉट कट, और कैन नॉट, और टम यानी होता है कट, तो जिसे काटा नहीं जा सकता, मतलब जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे एटम कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत में महर्षि कणाद थे, 2500 ईसा वर्ष पूर्व की बात है। तो उनने भी इस प्रकार के कण को देखा था और इस कण को उनने परम अणु यानी परमाणु नाम दिया था। परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। क्यों होता है उदासीन? उदासीन कोई भी चीज़ जब होती है तो वो तब होती है जब उसमें कोई आवेश ना हो। इसमें सभी आवेश है, यानी धन भी है और ऋण भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, अर्थात कोई भी परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। मतलब उसमें धन की संख्या और ऋण की संख्या, जितने भी धन कण होंगे और जितने भी ऋण कण होंगे, उन सभी की संख्या बराबर होगी। जैसे मान लो 10 प्रोटॉन हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्रोटॉन हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से कोई भी परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब हमने इसके आगे देखा था कि जो एटम होता है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने के लिए नील्स बोर और बरी ने एक योजना दी थी, जिसे इलेक्ट्रॉन वितरण योजना कहते हैं। तो इसमें उनने बताया था कि कोई भी जो परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चूँकि बहुत हल्का होता है, लगभग भारहीन भी इसको बोला गया है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। और जहाँ चक्कर लगाता रहता है उस मार्ग को, जैसे हम इस पेन को ऐसा ऐसा घुमाएं तो ये पेन गोलाकार दिख रहा है, तो यहाँ वास्तव में गोला नहीं है। यदि इस पेन को हम अलग कर लेते हैं तो वो गोला भी गायब हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने के उस मार्ग को हम कक्षा कहते हैं, मतलब ऑर्बिट कहते हैं। तो इनने बताया था कि परमाणु के बाहर, नाभिक के बाहर, परमाणु में जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और इसी वृत्तीय मार्ग को कक्षा कहते हैं। अब जैसे कक्षा के एल एम एन अपन ने देखा है, तो इनने इन कक्षाओं को नंबर दे दिया। के यानी पहली कक्षा को 1 नंबर, दूसरी को 2 नंबर, तीसरी को 3 नंबर और चौथी को 4 नंबर, इस प्रकार से इनने नंबर दे दिया। और बोरबरी ने बताया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने भरते हैं, इसके लिए इनने एक नियम दिया, जिसे हम देखते हैं 2n² के रूप में। 2n², जहाँ पर n², यहाँ पर n है नंबर ऑफ सेल, यानी कि कक्षाओं की संख्या। जैसे पहली कक्षा है तो नंबर 1 दे दिया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब दूसरी कक्षा है तो यहाँ पर n की जगह 2 रख दिया। तीसरी कक्षा है तो यहाँ n की जगह 3 रख देते हैं। चौथी कक्षा है तो n की जगह यहाँ पर हम 4 रख देते हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे पहली कक्षा है तो 2n², तो 1 एकम 1 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन।
यानी कि परमाणु की पहली जो कक्षा होती है, पहला जो राउंड होता है इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लगाने का, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाएगी 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है कि अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, इससे कम जा सकते हैं। इसी प्रकार से फिर दूसरी में देखते हैं तो 2n², इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तीसरी कक्षा में यहाँ n की जगह 3 रख दिया है, तो 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18, तो तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 18, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते लेकिन कम जा सकते हैं। इसी प्रकार से चौथी कक्षा में देखेंगे तो n की जगह पर हम रख देंगे 4, तो 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, तो चौथी जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं जा सकते। अब इनको भरने का भी कुछ क्रम होता है, कुछ नियम होते हैं, तो इसको हम पिछले वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। जैसे मान लो ये नाभिक है, नाभिक के बाहर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 चले गए, इस प्रकार से हम भरते जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, तो पहली कक्षा में 2 चले गए, दूसरी में 1 चला गया। जैसे कार्बन में देखते हैं तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन में पहली कक्षा में यानी फर्स्ट सेल में 2 चले गए, दूसरे में 4 और बचे तो 4 चले गए, 4 और 2 6 हो जाते हैं। इस प्रकार से कार्बन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसी प्रकार से इसमें देखें, जैसे पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 2, 4, 6, 8, तो 8 और 2 10, यानी कि ये कौन है, नियान है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, संख्या रहती है जिन निर्धारित कैसे होती है, तो जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनके कुछ परमाणु क्रमांक होते हैं। आइए हम सरल शब्दों में देखें कि परमाणु क्रमांक है क्या। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि परमाणु जो रहता है वो उदासीन होता है, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के पार्टिकल की संख्या समान होती है। तो कोई भी जो तत्व होता है उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कहलाता है उसका परमाणु क्रमांक। लेकिन हमें पता है कि प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन बराबर हमेशा इलेक्ट्रॉन के होते हैं। मैं परमाणु की बात कर रहा हूँ, आयन की नहीं। बार बार ध्यान देना, परमाणु उदासीन होता है, आयन उदासीन नहीं होता है। तो इस प्रकार से परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। इसीलिए प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या को या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। मान लीजिए किसी एटम में प्रोटॉनों की संख्या 10 है, तो निश्चित ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 ही कहलाएगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। अब प्लस और माइनस की संख्या बराबर हो गई तो परमाणु उदासीन हो जाता है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर भी 10 कहलाया, उसका एटॉमिक नंबर भी 10 कहलाया। इस प्रकार से हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक को देख सकते हैं। अब परमाणु क्रमांक के आधार पर हम किसी को भी बोरबरी इलेक्ट्रॉन वितरण योजना के अनुसार भर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था सिलिकॉन 14 है तो 284, फिर फास्फोरस 15 है तो 285, या सल्फर 16 में 286, क्लोरीन में 287 और आर्गन में 288। इस प्रकार से हमने देखा था कि जिसके सबसे बाहरी कोश में
या सेल में या कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं। सरल भाषा में देखते हैं कि संयोजकता कहलाती क्या है। सबसे पहले देखते हैं संयोजकता की परिभाषा या डेफिनेशन। तो संयोजकता है क्या? बैलेंसी। तो जब कोई परमाणु, परमाणु से मतलब है कि कोई परमाणु या एलिमेंट, तो जब कोई परमाणु अपना अष्टक यानी ऑक्टेट यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा करना, अष्टक या द्वितीयक यानी डुप्लेट यानी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, तो जब कोई परमाणु अपना अष्टक या द्वितीयक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करता है, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो उसको अष्टक या द्वितीयक पूर्ण करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे मान लो किसी को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी संयोजकता 1 कहलाएगी। या किसी को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है तो उसकी भी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी कि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से सोडियम को 11, तो इसको 11 को देखते हैं तो पहली सेल में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में चले जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी सेल में चले जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर जो 11 इलेक्ट्रॉन का हमने वितरण कर दिया है बोरबरी के अनुसार। अब इसमें देखते हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो सोडियम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉनों को ना लेके 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, इसीलिए इसकी बैलेंसी यानी संयोजकता 1 हो जाती है। इसी प्रकार से देखते हैं क्लोरीन को। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो 287, इसको भी अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो जी 7 त्यागेगा नहीं, 1 इसको सहूलियत से मिल जाएगा, सरलता से मिल जाएगा, इसलिए इसकी भी बैलेंसी हो जाएगी 1। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 भी बैलेंसी रखते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन 8, तो इसके पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसको 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए ऑक्सीजन की संयोजकता होगी 2। इसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको जोड़ा बनाने की ज़रूरत है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो जैसे मान लो हम इसके ऑक्सीजन के लिए खोलते हैं, जे मान लो न्यूक्लियस कहलाया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो हैं ही। तो जैसे पहली सेल और दूसरी सेल, अब पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी में 6 हैं, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन दूसरी में 6, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3 4, सिर्फ 4 पॉइंट है अपने पास, 4 स्थान हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 4 चले गए। अब 2 और बचे हैं, तो 2 और जाएंगे तो किसी भी एक के साथ में 1 2, इस प्रकार से 2 तो जोड़े बन गए, लेकिन 2 अनपेयर्ड हैं। जो 2 अनपेयर्ड हैं जिनके जोड़े नहीं बने, इसी को संयोजकता कहते हैं। जैसे कार्बन में देखते हैं तो कार्बन का परमाणु मॉडल बना लेते हैं। जैसे जो नाभिक है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पहले से हैं। अब कार्बन की फर्स्ट जो सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बाहरी होती है तो कार्बन 6 को खोल लेते हैं, फर्स्ट सेल में 2, अब शेष कितने बचे? 4 बचे, तो 4, अब 4 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है 4 स्थानों पर, तो 1 2 3 4। कार्बन में चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होगी। इसी प्रकार से
हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। तो इसमें एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी केवल 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और इसी प्रकार से हम कई इलेक्ट्रॉनों की गिनती करके कई प्रकार के एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी परमाणु है तो उसकी जो बाहरी कक्षा होती है, उस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं। तो यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में हैं, किसी भी एलिमेंट या परमाणु की बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनों को लेने की कोशिश नहीं करता है, उसको देने में सहूलियत होती है, इसीलिए वह इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। दान करने वाला हमेशा धनी होता है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी प्रकार से किसी भी परमाणु के पास यदि 4, 5, 6, 7 है, तो 5, 6 और 7 वाले अधिकतर कोशिश करते हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके 8 होने में सहूलियत होगी। इसको केवल 8 की ज़रूरत, 1 की ज़रूरत है और 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसके पास 6 हैं तो 2 लेके 8 कर लेगा, 5 है तो 3 लेके 8 कर लेगा। 4 वाला हमेशा लेकिन अधिकतर साझेदारी करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो 5, 6, 7 वाले अधिकतर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने वाला ग्राही यानी ऋणी होता है, इसीलिए इन पर ऋण चार्ज यानी निगेटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार से इनकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो जिसकी आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 है तो वो दान करेगा। अब वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी इनकी यदि 1 है तो 1 वाले की वैलेंसी +1 होगी, 2 वाले की 2 धन में होगी, 3 वाले की 3 धन में होगी, 4 वाले की 4 ही रहेगी, धन में भी हो सकती है, ऋण में भी हो सकती है। इसी प्रकार से 5 वाला 3 ग्रहण करेगा, इसीलिए ऋण यानी लेने वाला, और 3 लेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंसी बोलते हैं। तो 3, 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वैलेंसी 3 होगी, जिसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 ग्रहण कर लेगा और इसकी वैलेंसी 2 होगी। जिसके बाहरी कोश में 7 है वो 1 ग्रहण कर लेगा और इसकी वैलेंसी 1 होगी। जिसकी बाहरी कक्षा में 8 है उसकी वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अष्टक कंप्लीट है। अब समझते हैं कि ये द्वितीयक क्या कहलाता है, डुप्लेट। तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान। जे 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। तो बोरबरी के अनुसार कहा गया है कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं जाते, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, तो इसके आसपास वाले कोशिश करते हैं अपने ही समान स्थायी हो जाए। तो स्थायी इसमें हीलियम है, तो हीलियम के समान स्थायी होने की कोशिश करते हैं, तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है। इसी प्रकार से लिथियम यदि 1 दे देगा तो दे देगा, इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 बचेंगे, तो ये हीलियम के समान हो जाएगा। बेरिलियम भी 2 दे देगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम अपना डुप्लेट पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में और भी जो तत्व हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और इसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम जब अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करता है इलेक्ट्रॉन की, उस संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे हमें नहीं मालूम है कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। मान लो हमने लिखा सल्फर 16, तो सल्फर 16 यानी सल्फर की वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सल्फर 16 है तो इसको बोरबरी इलेक्ट्रॉन योजना के इलेक्ट्रॉन की वितरण की योजना के अनुसार खोलेंगे तो फर्स्ट सेल में 2,
दूसरी सेल में 8, 8 और 2 10 हो गए। अब 6 और बचे तो आउटर मोस्ट में आ जाएंगे, बाहरी कक्षा में 6। इसको 2 की ज़रूरत है, इसकी बैलेंसी होगी 2, और ये चार्ज बनाएगा माइनस में क्योंकि इसको ग्रहण करना है, तो इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 12 होता है, इसकी बैलेंसी मान लो हमें नहीं मालूम तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है पीरियडिक टेबल के एलिमेंट को याद करने की, उनके एटॉमिक नंबर को याद करने की। तो जैसे 2, 8, 2, तो इसकी आउटर मोस्ट में 2 है तो ये 6 लेगा नहीं, इसको 2 देने में सहूलियत है, इसीलिए इसकी बैलेंसी 2 होगी, और ये आयन बनाएगा जब तो प्लस में बनाएगा। इसी प्रकार से और भी एलिमेंट की हम बैलेंसी निकाल सकते हैं। अब बात आती है पीरियडिक टेबल के एलिमेंट याद करने की। तो यदि ट्रिक से याद करते हैं ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ट्रिक से याद ना करना पड़े। हाँ, सुबह और शाम 2-2 या 3-3 एलिमेंट याद कीजिए। 10-15 दिन में पूरी पीरियडिक टेबल इस प्रकार से याद हो जाएगी कि यदि आप सोचेंगे कि मान लो एल्यूमिनियम तो 13 ही मुंह से निकलेगा, यदि आप सोचेंगे प्लेटिनम तो 78 ही निकलेगा। इस प्रकार से ट्रिक में धोखा खा सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रहता है उसमें हम धोखा नहीं खा सकते हैं। इस प्रकार से और भी बैलेंसी निकालने की आप घर में और भी प्रैक्टिस। अब हम फिर से इसी को देखते हैं कि 1, 2, 3 वाले दान करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, 5, 6, 7 वाले ग्रहण करते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो आदान और प्रदान का तो हो गया। अब 5, 6, 7 ये 4 के साथ में 4, 5, 6, 7 वालों में एक गुण और पाया जाता है, वह गुण होता है साझेदारी का, शेयरिंग का। तो 4, 5 या 6 वाले अपना अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी भी करते हैं, और साझेदारी करने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ना करके सिर्फ साझा करेंगे और इस प्रकार से अपने बंध बनाएंगे। अब इन बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड को या रासायनिक आबंधों को हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो इस फिगर को आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी पीरियडिक टेबल का एलिमेंट है, यदि उसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो दान करेगा। 4, 5, 6, 7 वाले साझेदारी भी कर सकते हैं और 5, 6, 7 वाले ग्रहण भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट की संयोजकता स्वयं निकाल सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद करना है तो पीरियडिक टेबल के एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को याद करना है।